बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत से दुनिया के ममालिक में जो है वो ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और कल जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। आपको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। डेफिनेटली कल आप लोग भी मसरूफ़ होंगे, मैं भी मसरूफ़ होंगी। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो जो है वो एक दिन पहले लगा दी जाए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें आप ये जानेंगी, स्पेशली वो जो हामला ख़वातीन हैं उनका, मुझे पिछले दिनों मेरे क्लिनिक पे 8-10 दिन से जो पेशेंट्स थे, मैक्सिमम जो थे उनमें से उनका ये क्वेश्चन ये था कि कुर्बानी आने वाली है तो क्या हम कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। सो क्या वाकई ही हामला ख़वातीन कुर्बानी का गोश्त खा सकती हैं? कौन सा गोश्त खा सकती हैं? कौन सा बेहतर है, छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त? इन सब की डिटेल्स जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी मिथ पाई जाती है फैमिलीज़ में। जैसे कि पहले मैंने बताया कि मेरे पास जो कई पेशेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम खा सकते हैं क्या कुर्बानी का गोश्त। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों, आपका क्या ख्याल है कि आपको क्यों नहीं खानी चाहिए। ऑल्दो मुझे मेन स्ट्रीम आइडिया ज़रूर होता है कि ये क्यों मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, तो फिर मैं, क्योंकि उनके जवाब बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, हर एक का एक डिफरेंट मिथ होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। सो उनमें से कुछ मुझे कहते हैं, जी हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि कुर्बानी का गोश्त क्योंकि बीफ है या मटन है तो ये गर्म है, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ये आपका जो है बच्चे को बच्चा पेट में फौत हो सकता है, इसकी गर्मी की वजह से मिसकैरेज हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बच्चे की जो है उसकी सेहत उस पर बहुत बुरी तरह से असर हो सकता है। तो इस वजह से हमें जो है ये मना किया जाता है। सो इस वीडियो के थ्रू मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके यहाँ भी इस मिथ को फॉलो किया जाता है तो मेरी इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करें, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको गारंटी से इस चीज़ को बता रही हूँ कि कुर्बानी का गोश्त, चाहे वो छोटा गोश्त है चाहे वो बड़ा गोश्त है, आप बहुत आराम से खा सकती हैं। लेकिन अब कुर्बानी के गोश्त को हैंडल कैसे करना है और उसको खाना कैसे है, ये थोड़ा सा जो है इसमें आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जो अगर आप फॉलो नहीं करेंगी तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब सबसे पहले तो ये है, जैसे एक और चीज़ भी कही जाती है कि क्या हामला ख़वातीन को कुर्बानी देखनी चाहिए या कुर्बानी होते हुए पास जाना चाहिए। तो जी हाँ, ज़रूर। एज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ की कोई ममानियत नहीं है कि हामला खातून जो है वो कुर्बानी के जानवर के पास या कुर्बानी जो है जहाँ हो रही हो वहाँ नहीं आ सकती। आप बिल्कुल जा सकती हैं। जहाँ तक हैंडल करने की बात है तो मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो पॉलीथीन ग्लव्स होते हैं, आप वो पहनकर गोश्त को काट सकती हैं या उसको हैंडल कर सकती हैं, पैकेट्स बना सकती हैं। ज़ाहिर है एक खातून खाना होने के साथ-साथ और आप हामला भी हैं तो ये ज़िम्मेदारी भी साथ ही होती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये मैं नहीं करती। तो अगर आपको करना पड़ता है तो आप ग्लव्स पहन के कर लें। मास्क लगाना चाहें तो ज़रूर मास्क लगा सकती हैं, क्योंकि कई दफ़ा जिस तरह अगर अर्ली ट्राइमेस्टर है तो अगर आपको उसकी स्मेल से या किसी चीज़ से एवर्जन है तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, दिल ख़राब हो जाएगा। सो आप मास्क लगा के ये कर सकती हैं। अब इसको खाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ दिस इज़ टोटल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन जो है वो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, बेसिक न्यूट्रिएंट है जो कि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ जो है, उनकी जो मेकअप है वो प्रोटीन से हुआ है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएँगे तो 9 माह आप अपने बच्चे को पेट में लेकर कैसे रहेंगी? क्योंकि जो आपके मसल्स हैं वो ही बच्चे को सँभाले हुए हैं। यूट्रस इज़ मेड ऑफ मसल्स। अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप बच्चा 9 माह कैरी नहीं कर सकेंगे। सो चाहे वो कुर्बानी का गोश्त है या वो वैसे बीफ और मटन है, आपके लिए वो लेना ज़रूरी है। गोश्त में जिंक पाया जाता है और जिंक किस लिए ज़रूरी है? डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद आपकी हीलिंग के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। आपके स्टिचेस की हीलिंग के लिए, आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल आपने देखा है कि जैसे ही आप यूट्यूब खोलती हैं, मैग्नीशियम से रिलेटेड एक वीडियो, एक ड्रग है जो हर सेलिब्रिटी, हर जो स्टार है वो उसको प्रमोट करता नज़र आता है। तो वही मैग्नीशियम आपके कुर्बानी के गोश्त में भी पाया जाएगा। नॉर्मली बीफ मटन में भी वही मैग्नीशियम पाया जाता है। सो अगर वो मैग्नीशियम आप ले सकते हैं तो आप मीट से भी ये मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं। इसमें विटामिन बी6, विटामिन बी12, राइबोफ्लेविन, नायसिन, कोलिन पाया जाता है, जो कि आपके बच्चे की नज़र के लिए, आपके बच्चे के नर्व्स और जो ब्रेन है उसकी हेल्थ के लिए और उसके डीएनए के लिए जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करता है।
सो और अब आते हैं कि किस तरह से खाना है। ये मैं फिर से बता दूं, चाहे मटन है चाहे बीफ है, उसमें सब चीज़ें पाई जाती हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिन खवातीन को खून की कमी पाई जाती है उनके लिए भी मीट जो है, मटन बीफ दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेसिफिकली कहा जाता है कलेजी जो है, चाहे वो मटन की है चाहे बीफ की है, आप 2 से 3 बोटियां जो है वो आप उसकी ज़रूर खा सकती हैं, चाहे डेली खा लें। अब आपने खाना किस तरह से, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ पे को देखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऑब्वियसली एकदम से बहुत सारा खा के आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सो मेक इट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। छोटे छोटे जो है वो मील्स लें, 4 बोटियां 3 बोटियां इनको बनाकर ले लें। बहुत ज़्यादा मसाले वाला गोश्त नहीं हो। आप इसको भून के खा सकती हैं, बारबेक्यू कर सकती हैं, कीमा बना सकती हैं, कोफ्ते बना सकती हैं। और खाने के बाद आपने स्ट्रेट अवे जाके लेटना नहीं है। जब आप गोश्त खा लें तो आप 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको एसिडिटी हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो एंटासिड सिरप्स जो हैं ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, वो बस आप आज से आज ही उनको मंगवा के फ्रिज में रख लें, ताकि एसिडिटी की वजह से आप गोश्त जो है उसको अवॉइड ना करें। बिकॉज गोश्त अवॉइड करने का मतलब है कि आप कुफराने नेमत कर रही हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोशिश करें गोश्त का वो पीस लें जिसमें बहुत ज़्यादा फैट ना हो, चर्बी ना हो, उसको अवॉइड करें। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गोश्त को पका के खाएं। उसकी वजह ये है, गोश्त जो है वैसे तो कोई भी जो है किसी को भी रॉ या अनकुक्ड अंडर कुक्ड मीट नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट खवातीन अगर अंडर कुक्ड फूड खाती हैं तो जो स्पेशली ये जो शीप होती हैं, भेड़ें होती हैं, या जो ये बकरे होते हैं, इनमें एक इन्फेक्शन होती है जिसको लिस्टीरियोसिस कहते हैं। सो अगर आपका मीट प्रॉपरली कुक्ड नहीं होगा, पका हुआ नहीं होगा, तो वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। और उसमें इनमें रुबेला भी पाया जाता है, और रुबेला और लिस्टीरियोसिस की वजह से आपको मिसकैरेजेस हो सकते हैं। सो बेसिकली गोश्त खाने से मिसकैरेज होते हैं, ये जो मिथ है वो यहाँ से आई है कि अगर आपका फूड अंडर कुक होगा। और मैं हमेशा ये प्रेग्नेंट खवातीन से को मैं ये समझाती हूँ कि आप जो जब फूड बनाएं, जब ये बीफ बनाएं, कुर्बानी करें, तो उसको हल्की आंच पे पकाएं। उस खाने को हल्की आंच पे देर तक पकाएं। मैक्सिमम जब आपको लगे कि अब बस इससे ज़्यादा ये पक नहीं सकता, तो तब आपने वो गोश्त खाना है। चाहे अगर आप उसको बारबेक्यू भी कर रही हैं, तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि किसी भी तरह से आपको उसमें कोई ब्लड का ड्रॉप या उसका कच्चापन जो है वो ना हो। अगर वो होगा तो फिर आपकी तबीयत उससे ज़रूर ख़राब होगी, और वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी जो है वो हार्मफुल है। अब इन अगले 2-3 दिनों में ज़ाहिर है आप गोश्त खा रहे हैं, मसाला जात होंगे सब कुछ, तो 1-2 चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है कि अपना वाटर इंटेक कम नहीं होने देना। और स्पेशली वो वाले टाइम पे जब आप गोश्त बना रही हैं, बाँट रही हैं, पैकेट्स कर रही हैं, हैंडलिंग कर रही हैं, उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी भी लग रही है, तो अपने पास पानी की बॉटल, ओआरएस की बॉटल बनाकर ज़रूर रखें। कोशिश करें एयर कंडीशन कमरे में बैठ के ये सारा कुछ करें, क्योंकि आपको अगर आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपके नमकियात बहुत ज़्यादा लॉस होंगे, तो बीपी लो हो जाएगा, और उससे आपको और आपके बच्चे को नुकसान होगा। सो कुर्बानी का गोश्त खाने से किसी किस्म की ममानियत नहीं है, बल्कि वो आपके लिए खाना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।